सोचिए जरा। नमक। जी हाँ, वही नमक जो हम रोज अपने खाने में डालते हैं। क्या ये हो सकता है कि इतनी मामूली सी चीज दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को उसके घुटनों पर ला दे? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलेंगे। देखेंगे कि कैसे महात्मा गांधी की एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शानदार रणनीति ने भारत की आजादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब ये समझने के लिए कि ये घटना कितनी बड़ी थी, कितनी ऐतिहासिक थी, जरा इस बात पे गौर कीजिए। भारत के एक और महान नेता सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसकी तुलना किसी छोटी मोटी बात से नहीं की। उन्होंने इसे बराबर रखा नेपोलियन के पेरिस मार्च के। सोचिए, नेपोलियन की पेरिस पर वो ऐतिहासिक चढ़ाई, तो ये साफ है ये कोई आम पदयात्रा नहीं थी। इसे इतिहास की सबसे साहसी, सबसे नाटकीय राजनीतिक चालों में से एक के तौर पर देखा जा रहा था। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर कैसे एक 385 किलोमीटर की पदयात्रा, और वो भी नमक के लिए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को कैसे हिला सकती थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास क्या नहीं था, विशाल सेनाएं, आधुनिक हथियार, बेहिसाब पैसा, और सामने कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। ये तो मतलब लॉजिक के बाहर लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और उस शानदार रणनीति को समझते हैं जो इस बिल्कुल साधारण से दिखने वाले मार्च के पीछे काम कर रही थी। तो ठीक है, इस मार्च को समझने के लिए हमें पहले उस समय को समझना होगा। थोड़ा पीछे चलते हैं 1920 के दशक के भारत में, क्योंकि देखिए, दांडी मार्च को सिर्फ एक अलग थलग घटना के तौर पर देखना ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। असल में ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी समस्या का एक बहुत सोचा समझा समाधान था। और वो समस्या क्या थी, उसे जानने के लिए हमें 1920 के दशक के उस माहौल को महसूस करना होगा जो कह सकते हैं कि गहरे असंतोष, निराशा और बिखराव से भरा हुआ था। उस वक्त का भारत आप समझिए कि एक पहेली की तरह था, जिसके सारे टुकड़े सब इधर उधर बिखरे हुए थे। सोचकर देखिए, एक तरफ किसान है जो जमीन के भारी भरकम लगान के बोझ तले दबा जा रहा है। दूसरी तरफ शहर में एक व्यापारी है जो विदेशी सामान पर लगने वाले टैक्स से परेशान है। अब देखिए, दोनों ही ब्रिटिश राज से दुखी थे, नाराज थे, लेकिन उनकी लड़ाइयां अलग अलग थीं। उनकी दुनिया, उनके मुद्दे अलग थे। वे एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक ताकत बनकर खड़े नहीं हो पा रहे थे, और बस यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और ये जो तनाव था ना, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आप कल्पना कीजिए कि जैसे कोई बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा हो और बस एक चिंगारी का इंतजार हो। देखिए हुआ क्या, 1927 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन बनाया और उसमें एक भी सिंगल भारतीय सदस्य नहीं था। ये एक सीधा सीधा अपमान था। फिर पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, जिसकी मार भारत पर भी पड़ी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, हताश हो गए। और इस सब के बीच जब भारतीय नेताओं ने वायसराय से कुछ राहत मांगी, कुछ रियायतें मांगी, तो उन्हें पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया। देश सचमुच एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां बस एक चिंगारी की देर थी। और ठीक इसी माहौल में, इस बिखरे हुए, गुस्से से भरे माहौल में, गांधी जी एक मास्टर रणनीतिकार के तौर पर सामने आते हैं। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं थी। नहीं, उनका मकसद कहीं ज्यादा बड़ा था। उनका मकसद था राष्ट्र को जोड़ने का, उन बिखरे हुए पहेली के टुकड़ों को एक साथ पिरोने का। तो चलिए देखते हैं कि उनकी ये जोड़ने वाली रूपरेखा, ये ब्लूप्रिंट आखिर था क्या। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, गांधी जी ने आते ही ये नहीं कहा कि चलो सड़कों पर उतरो। नहीं, उनका पहला कदम बहुत सोचा समझा एक कूटनीतिक, एक सियासी दांव था। उन्होंने वाइसराय को 11 मांगों का एक, कह लीजिए, अल्टीमेटम दिया। और ये सिर्फ मांगों की एक लिस्ट नहीं थी, नहीं, ये शांति का एक आखिरी मौका था, एक आखिरी प्रस्ताव, एक ऐसा मौका जिसे अगर ब्रिटिश सरकार ठुकरा देती तो पूरी दुनिया की नजर में वही गलत साबित होती। ये थी असली चाल। और यहीं पर गांधी जी की प्रतिभा, उनकी जीनियस साफ दिखती है। जरा देखिए कि उन्होंने इन 11 मांगों को बुना कैसे था। किसानों के लिए सीधा सीधा लगान में 50% की कटौती, बहुत बड़ी राहत। अच्छा, व्यापारियों के लिए विदेशी कपड़ों पर टैक्स बढ़ाओ और भारतीय जहाजों को प्राथमिकता दो। और हम आप जैसे आम लोगों के लिए सेना पर जो बेहिसाब खर्च हो रहा है उसे आधा करो और शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगाओ। मतलब उन्होंने इतनी चतुराई से समाज के हर वर्ग की, हर तबके की सबसे बड़ी दुखती रग को छुआ, ताकि हर किसी को यह महसूस हो कि हां, ये लड़ाई, ये मेरी अपनी लड़ाई है। तो 31 जनवरी 1930 ये डेडलाइन थी। वो दिन आया और चला गया। ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी।
और तब गांधी जी ने वो अपने प्रसिद्ध शब्द कहे कि मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। इन शब्दों के साथ ही बातचीत के सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद हो गए। अब स्टेज सेट हो चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन का समय था। अंग्रेजों के इस इनकार के बाद गांधी जी ने अपनी रणनीति का अगला पत्ता खोला और ये एक असली मास्टर स्ट्रोक था। एक ऐसी चाल जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। देखिए, अब उन्हें एक ऐसे सिंबल की, एक ऐसे प्रतीक की जरूरत थी जो पूरे भारत के दिल में एक साथ गूंजे। कुछ ऐसा जिसे हर कोई महसूस कर सके, हर कोई समझ सके और सबसे जरूरी जिससे हर कोई जुड़ सके। और वो प्रतीक था नमक। अब आप सोचेंगे, नमक ही क्यों? इतनी सारी चीजें थीं, नमक क्यों? क्योंकि नमक यूनिवर्सल था, सार्वभौमिक। आप चाहे महल में रहते हो या झोपड़ी में, अमीर हो या गरीब, हर किसी को, हर एक इंसान को नमक चाहिए। ये जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी था कि इस पर टैक्स लगाना अन्याय का सबसे साफ, सबसे व्यक्तिगत और सबसे क्रूर प्रतीक था। ये हर दिन, हर निवाले के साथ ये याद दिलाता था कि आप गुलाम हैं। इसकी प्रतिभा को समझने के लिए जरा नमक कर की तुलना दूसरे राजनीतिक मुद्दों से करके देखिए। अब पूर्ण स्वतंत्रता या डोमिनियन स्टेटस, ये सब शब्द आम आदमी के लिए शायद थोड़े मुश्किल थे, दूर की बातें थीं। लेकिन अपनी दाल में डालने वाले नमक के लिए ज्यादा पैसे देना, ये एक ऐसा अन्याय था जिसे हर कोई हर रोज अपनी थाली में महसूस कर सकता था। ये मुद्दा एकदम सरल था, बहुत शक्तिशाली था और नैतिक रूप से देखें तो पूरी तरह गलत था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ये एक परफेक्ट हथियार था। तो अब देखिए, मंच पूरी तरह से तैयार था। एक तरफ एक अल्टीमेटम था जिसे ठुकरा दिया गया था, दूसरी तरफ एक इतना शक्तिशाली प्रतीक था, नमक, जिसे हर कोई समझता था। अब बस वक्त था गांधी जी की इस रणनीति को कागजों से उतारकर जमीन पर लाने का। अब वक्त था दांडी मार्च के जरिए एक सोए हुए राष्ट्र को जगाने का। 12 मार्च 1930, इतिहास में दर्ज हो जाने वाला दिन। इसी दिन गांधी जी और उनके 78 चुने हुए साथियों ने साबरमती आश्रम से अपनी वो ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 385 किलोमीटर पैदल समुद्र तक। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, नहीं, ये एक सोए हुए राष्ट्र के लिए एक वेकअप कॉल था, जागने का बिगुल था। एक चलता फिरता संदेश जो हर गांव, हर शहर से गुजरते हुए पूरे देश में फैल रहा था। और जानते हैं क्या हुआ? पूरे देश ने, पूरे राष्ट्र ने इस आवाज पर अपनी आवाज मिलाई। जरा उन तस्वीरों को याद कीजिए, धरसाना नमक कारखाने की वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 2000 से ज्यादा निहत्थे सत्याग्रही शांति से आगे बढ़ रहे थे और ब्रिटिश पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। दुनिया भर के अखबारों ने इन तस्वीरों को छापा और बस उसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य का जो वो नैतिक दिखावा था ना, वो पूरी दुनिया के सामने चकनाचूर हो गया। ये जो एक चिंगारी थी ना, ये देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब ये सिर्फ गांधी जी का मार्च नहीं रह गया था, नहीं, ये पूरे भारत का मार्च बन चुका था। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि लाखों औरतें अपने घरों की दहलीज लांघकर सड़कों पर आ गईं। छात्र, किसान, व्यापारी, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। उत्तर पश्चिम के पठानों से लेकर दक्षिण में तमिलों तक पूरा देश एक आवाज में बोल रहा था, हम नमक पर टैक्स नहीं देंगे। तो सवाल यह है कि जब ये सब कुछ शांत हुआ, जब आंदोलन की धूल बैठी, तो आखिर हासिल क्या हुआ? एक मुट्ठी भर नमक ने आखिर क्या बदल दिया? चलिए अब इस ऐतिहासिक आंदोलन की उस लेगेसी को, उस स्थायी विरासत को समझते हैं जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखें, इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर था राजनीतिक। इस एक आंदोलन ने पावर बैलेंस को, शक्ति के तराजू को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने अंग्रेजों को साफ साफ ही दिखा दिया कि अब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और उससे भी बढ़कर भारत की जनता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब से भारत के भविष्य पर जो भी बात होगी, जो भी चर्चा होगी, उसमें भारतीयों को मेज पर एक बराबर की जगह देनी ही होगी। आजादी अब सिर्फ एक दूर का सपना नहीं थी, अब वो एक ठोस राजनीतिक संभावना बन चुकी थी। और ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। गांधी जी ने उस समय नमक की ताकत को पहचाना। आज हमारी इस इतनी बटी हुई दुनिया में वो कौन सी रोजमर्रा की चीज हो सकती है, वो कौन सा साझा अनुभव हो सकता है जो हमें हमारे सारे मतभेदों से ऊपर उठाकर एक साझे मकसद के लिए एकजुट कर सके? क्या पता इसका जवाब हमारी अपनी रसोई में या हमारी अपनी जेब में ही कहीं छिपा हो। सोचने वाली बात है ना।